नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम ना सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है मुगलों को क्यों पूछता रहा भारत का इतिहास। इसे 60% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव किया गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे फ्यूचर पर फोकस वाला स्टेप कहा, मगर बड़ा सवाल यह है कि क्या देश के इतिहास को भी बदलने की जरूरत है। भारत में लंबे वक्त से आवाज उठती रही है कि इतिहास से कई जरूरी तथ्य गायब हैं। यह भी आरोप लगे कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखा गया। इन सब के बीच सीबीआई के पूर्व निदेशक एम नागेश्वर राव ने दावा किया, आजादी के बाद यानी पहले फेज यानी 3 दशक के कार्यकाल में इतिहास से छेड़छाड़ हुई। एक खास एजेंडे का नैरेटिव सेट किया गया। उनके दावों में कितना दम है, एक्सपर्ट पैनल के साथ चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए नागेश्वर राव ने रिपोर्ट में क्या क्या कहा। क्यों होता रहा मुगल काल का महिमा मंडन। सीबीआई के पूर्व निदेशक एम नागेश्वर राव ने एक बार फिर दावा किया है कि शैक्षणिक किताबों से खास एजेंडे के तहत इस्लामिक शासकों के खूनी इतिहास हटाए गए और एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स का नैरेटिव सेट किया गया। एक अंग्रेजी वेबसाइट में लिखे लेख में एम नागेश्वर राव ने दावा किया, एक खास एजेंडे के तहत माइनॉरिटी को विशेष अधिकार दिए गए, प्राचीन ग्रंथों को शिक्षा से गायब किया गया, हिंदू धर्म और प्राचीन सभ्यता नहीं सीख पाते हैं हिंदू छात्र, भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग एंटी हिंदू पब्लिक एजुकेशन के प्रोडक्ट हैं। इससे पहले एम नागेश्वर राव ने 25 जुलाई को एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि देश के पहले शिक्षा मंत्री रहे मौलाना आजाद और वामपंथियों ने बड़ी सफाई से खूनी इस्लामिक शासकों के इतिहास से छेड़छाड़ की। आपको बता दें कि नागेश्वर राव आजादी के बाद 3 दशक के जिन शिक्षा मंत्रियों का जिक्र कर रहे हैं उनमें मौलाना अबुल कलाम आजाद, हुमायूं कबीर, MC छागला, फखरुद्दीन अली अहमद, नूरुल हसन जैसे दिग्गजों ने 1947 से 1967 तक देश के शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली, जबकि 10 साल VK राव ने जिम्मेदारी संभाली। नागेश्वर राव ने 6 सीरीज में दावा किया कि जानबूझकर हिंदुओं को उनकी सभ्यता से दूर रखने का पैटर्न सेट किया गया। सवाल उठाए कि दिल्ली में मुगलों के नाम पर सड़कें क्यों रखी गई। इतिहास में मुगल शासकों का जिक्र तो है, मगर बड़ी सफाई से उनके अत्याचारों पर पर्दा डाल दिया गया। इतिहास पर बहस है। इन सब के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में न्यू इंडिया के फ्यूचर पर फोकस किया गया। ये एक हेल्दी डिबेट है। ये जितनी ज्यादा होगी उतना ही लाभ देश की शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा। ये भी खुशी की बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद देश के किसी भी क्षेत्र से, किसी भी वर्ग से ये बात नहीं उठी कि इसमें किसी तरह का बायस है या किसी एक तरफा कोई झुकाव है। देश की बहस में इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या जानबूझकर किया गया इतिहास से छेड़छाड़ और क्यों देश में मुगलों का होता रहा महिमा मंडन। तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, क्या इतिहास को समय के साथ बदलने की जरूरत है। गलत इतिहास आज तक पढ़ाया जाता रहा, मुगलों का महिमा मंडन होता रहा। आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय आप देखिए। सवाल क्या है, क्या इतिहास को समय के साथ बदलने की जरूरत है, मुगलों का महिमा मंडन क्यों। आज इसी पर बहस होगी। वोटिंग के विकल्प हैं। आप न्यूज नेशन की वेबसाइट पर जा सकते हैं, हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपकी कोई राय है या अगर आप इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो आप तुरंत हमें 9711002266 ये हमारा टेलीफोन नंबर आगे आएगा, इस पर अपना व्हाट्सएप भेज सकते हैं। बहस की मैं शुरुआत करूंगा। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ प्रोफेसर कपिल कुमार हैं, जाने माने हिस्टोरियन हैं। साथ ही साथ वो इस वक्त सेंटर फॉर फ्रीडम स्ट्रगल इग्नू का काम देखते हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, मेरे साथ सुबह खान जुड़ गई है। सबसे पहले सुबह मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्यों इस इतिहास को बदलने का वक्त आ गया। अब वामपंथियों ने कैसे छेड़छाड़ की इस इतिहास से, बताइए सुबह।
सबसे पहले तो ये डिबेट जो हम करने बैठे हैं, आप ये देखिए कि एन नागेश्वर राव जी ने सच बोला और उनको सच बोलने के लिए इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, उनकी जॉब का हवाला दे दिया जा रहा है। मैं तो कहती हूँ कि अगर इस देश में सच बोलना पाप है, अगर इस देश में सच नहीं हम लोगों को बोलने दिया जाएगा, तो आप अशोक चक्र के नीचे से हटा दीजिए सत्यमेव जयते। हम लेजिस्लेचर में, जुडिशरी में, एग्जीक्यूटिव में हमें सच बोलने के लिए मोटिवेट किया जाता है। क्या गलत बोला उन्होंने? हमारे प्राचीन ग्रंथों को मैनिपुलेट किया गया। पहले तो अंग्रेजों के मैक्स म्यूलर आके अपने मन मुताबिक ग्रंथों को हमारे फैब्रिकेट कर चुके थे, गलत सलत हमारे ग्रंथों को ट्रांसलेट करके पढ़ा चुके थे। उसके बाद लॉर्ड मैकॉले ने पूरा एजुकेशन सिस्टम हमारा खराब कर दिया, गुरुकुल कल्चर हमारा खत्म कर दिया। और अगर अंग्रेज कुछ कमी छोड़ गए थे तो वो पूरे कर दिया इन विधर्मी सरकारों ने, इस वामपंथी और रैडिकल लेफ्टिस्ट मानसिकता ने, जिन्होंने हमारा पूरा एजुकेशन पॉलिसी को बर्बाद कर दिया। हम लोगों को स्कूल्स में हमारे जो क्रांतिकारी हैं, हमारे जो देश की आज़ादी के लिए लड़े हैं, उनको आतंकवादी पढ़ाया जाता है। हम लोगों को मुगल्स को ग्लोरीफाई करके बताया जाता है। मुगलों का खूनी इतिहास हमें क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्यों नहीं बताया जाता कि कितनी महिलाओं को जौहर करना पड़ता था उनकी वजह से, कितने मंदिर विध्वंस होते थे उनकी वजह से, कितने धर्म परिवर्तन होते थे उनकी वजह से, कितनी ज्ञान परंपराएं हमारी उन्होंने खत्म करी। ये पूरा प्रॉपर्ली एक एजेंडा के तहत डेलिबरेटली इस देश में आज तक होता आया है। और अगर हम लोग उसको आज जान गए हैं, अगर हिंदुस्तान जाग गया है, भारत का युवा जाग गया है, तो हमें बोलने भी नहीं दिया जाता है। हम बोलते हैं तो सूडो सेक्युलरिज्म जाग जाता है लोगों का। दो बड़े मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री। आपको कौन रोक रहा है जब सरकार आपकी है? विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आ रहा हूं, आप ही के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले कपिल जी भी मेरे साथ है, डॉक्टर तारिक फतेह भी मेरे साथ है। डॉक्टर तारिक फतेह, क्यों इस इतिहास को बदलने की जरूरत है? क्यों एक रॉन्ग नैरेटिव सेट किया गया? और आज तो नामों का खुलासा हो गया है। MC छागला, आप चाहे फखरुद्दीन अली अहमद को ले लीजिए, 3 दशक तक टोटल वामपंथी विचारधारा के शिक्षा मंत्री रहे हैं। और मौलाना अबुल कलाम आजाद, आपने कई डिबेट्स में कहा कि उन्होंने तो पूरे इतिहास के पर्सपेक्टिव को ही बदल दिया देश के। बिल्कुल, अगर उन 1924 की एक तकरीर है मौलाना आजाद की कलकत्ता में, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा दिल धड़कता है तो चीन के मुसलमान का दिल साथ धड़कता है, कज़ाक तुम्हारे साथ है। ये पैन इस्लामिज्म जो है, इसने पूरे हिंदुस्तान को ब्लैकमेल किया हुआ था और ये बात थी। लेकिन उसका पीछे का तो छोड़े, सलूशन सीधा ये है, जिसने हिंदुस्तान पे हमला किया और उसके फॉलोअर हिंदुस्तान के दुश्मन, इसके अलावा और कोई बात करने की नहीं रही। सब तय हो चुका। अगस्त 5 को हमारी यौम आज़ादी है, अगस्त 15 को नहीं हुई कि 5 अगस्त 2020 में हम आज़ाद हुए। ये बात नहीं करें, बाबर से लेके महमूद गजनवी, बिन कासिम, ये सड़कें वड़कें, काशी की मस्जिद, ये जामा महमूद गजनवी जाके, ये जो कुछ भी हुआ, ये तो ये सेट जीरो करके बात करनी पड़ेगी। झूठ पहले चल चुका, अब दौर है सच, सीधी बात। ठीक है तारिक फतेह साहब। विवेक श्रीवास्तव जी, ये वामपंथ का इस्लाम से इतना प्रेम क्यों है? मुझे समझ नहीं आया। क्यों मुगल शासकों को ग्लोरीफाई किया कांग्रेसी और वामपंथी सोच ने? इस्लाम से प्रेम नहीं है, इस्लाम से कोई प्रेम नहीं है। सुनिए, इस्लाम से कोई प्रेम नहीं है। ये तारिक फतेह साहब को ह्यूमनिज्म और मानवता समझ में नहीं आती है। इनको समझ में नहीं आता कि ओसामा बिन लादेन ने बड़ी मानवता की, ह्यूमनिज्म किया। विवेक श्रीवास्तव जी, बड़ा ह्यूमनिज्म किया। प्लीज बोलने दीजिए, अब आप बीच में आप बोलने दीजिए प्लीज। आपने तारिक फतेह को नहीं रोका, मुझे मत रोकिए, इंटरफेयर मत करिए। आप बोलिए। मुट्ठी भर मुसलमान यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी में रहने के लिए तैयार रहा, मुट्ठी भर मुसलमान। उस मुट्ठी भर मुसलमान में इतनी ताकत और इतने वोट नहीं थे कि सरकारें बनाई या गिराए। किस अभी की बात आप कर रहे हैं? मुगलों में अच्छे राजा भी हुए हैं, मुगलों में खराब भी हुए हैं। हिंदुओं में अच्छे राजा भी हुए हैं, हिंदुओं में खराब भी हुए हैं। राजा राजा होता है, राजा विस्तारवादी होता है, राजा लड़ता है, राजा कर वसूल करता है, उसको धर्म के नाम पे ग्लोरीफाई गलत मत करिए। ये सुबुही खान कैरियन को डराया जा रहा है। सरकार आपकी, मंत्रालय आपका, एजुकेशन विभाग आपका, यूजीसी आपके अंडर, आपको कौन डरा रहा है? कौन डरा रहा है आपको? अपने हिंदुत्व के एजेंडा के अंतर्गत आज आप धर्म के अनुसार निर्णय करेंगे कौन राजा किस धर्म का अच्छा और किस धर्म का राजा गलत। अंग्रेजों ने यहाँ हुकूमत करी,
तारिक फतेह साहब का सवाल है आपके लिए, फिर डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा। तारिक फतेह जी और कपिल कुमार जी भी इंतजार कर रहे हैं, उनके पास जाऊंगा। तारिक साहब सवाल पूछे विवेक श्रीवास्तव से। मुझे राजा दाहिर के नाम पे एक मिनट में आ रहा हूं। पूछिए। राजा दाहिर के नाम पे एक सड़क नहीं रखी। दीपक जी 1 मिनट दीजिए मुझे। ये भी नहीं पता राजा दाहिर है कौन। जो इतिहास, सुनिए सुनिए तारिक फतेह साहब सुन लीजिए, आप सुनिए जरा। हमें इतिहास में पढ़ाया गया कि औरंगजेब ने शहीद किया सिखों के गुरुओं को। ये इसी एजुकेशन। अरे भाई मैं राजा दाहिर की बात कर रहा हूँ, और अकबर की तारीफें भी मैं राजा दाहिर की बात कर रहा हूँ। आप पहले दुनिया में बैठे, आप लेट अस हैव अ सिविलाइज्ड कन्वर्सेशन। तो पहले राजा दाहिर आए और अशोका द ग्रेट भी लड़े थे और खून खराबा किया। अरे भाई, विस्तारवाद राजा किया। दाहिर हिंदू राजा या बुद्धिस्ट राजा पता है बने कौन तो है? क्या धर्म ठीक के है, अनुसार उनको प्रोफेसर बदल देंगे? कपिल कुमार हाथ उठा रहे, मैं सीधे उनके पास चलता हूँ। अकबर प्रोफेसर ने- साहब क्यों ना और इस सुनिए- इतिहास को बदला जाए जिसमें महिमा मंडन हुआ और फिर डॉक्टर सोनकर शास्त्री के पास, डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री के पास, बताइए। बिल्कुल नहीं महिमा मंडल हुआ है, इसमें बोले नहीं, बिल्कुल नहीं महिमा मंडल हुआ है। विवेक श्रीवास्तव जी, एक मिनट, आपकी बात हो गई, मैं प्रोफेसर कपिल कुमार को जोड़ रहा हूँ। उनसे बड़ा हिस्टोरियन कोई नहीं है इस पैनल में, और तारिक फतेह साहब से ज्यादा पढ़ा लिखा शख्स। अरे भैया ये भागे हुए वामपंथी है, अरे ये भागे हुए इनके वामपंथी हैं अजय कुमार, ये भागे अबे चुप वामपंथी कर! छोड़ के 20 साल बदतमीज आदमी। विवेक श्रीवास्तव जी दीपक जी, सम्मान इनसे करिए मुझे प्लीज। डिबेट करनी है तो विवेक करें, श्रीवास्तव नहीं जी भाई, सम्मान जाहिल करिए है, प्लीज। भागे हुए हो। विवेक श्रीवास्तव जी इतने साल सम्मान तक करिए। कम्युनिस्ट कपिल कुमार जी इस जाहिल बोलिए। आदमी से साल तक डिबेट नहीं कम्युनिस्ट पार्टी करूंगा में। मैं। जब इसमें तथ्यों का जवाब नहीं है मैंने तो कितने बकवास साल तक करता कम्युनिस्ट है। पार्टी में, फिर मेरे छोड़ के तथ्यों का भागे। जवाब दे, इसका मुंह बंद। आइडियोलॉजी बदली, अरे ये जमीर बेचा। कपिल कुमार जी है सर, ये प्रोफेसर कपिल कुमार है, देश के जाने मारे इतिहासकार। अजय कुमार नहीं है, अजय कुमार नहीं है। ये कपिल देश के जाने माने कुछ नहीं है, ये भगोड़े वामपंथी हैं जो राइट विंग में जाकर के बैठ गए। प्रोफेसर कपिल कुमार जी ये बोलिए अब आपकी बात। चुप कर, 21 साल चुप तक। कर चीनी जासूस। फिर दीपक जी अपना इसका जमीर मुंह बंद बेच दिया। करवाइए, मैं नहीं बोलूंगा नहीं। बिक गए, इसका बंद करिए मुंह बिल्कुल। बिक गए। विवेक भाई, विवेक भाई, विवेक भाई प्लीज प्लीज सम्मान रखिए। प्रोफेसर साहब बोलिए आप, You are a good for फिर मैं nothing. डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा। प्रोफेसर साहब बोलिए। अबे चुप कर, इनका मुंह माइक बंद कराइए तब मैं बोलूंगा, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा। मैं अरे डिबेट से तुम्हारे उठ पास जाऊंगा। कुछ बोलने के लिए क्योंकि है। इनके पास मेरे तर्कों का You जवाब are नहीं है, educated fellow, you have इसलिए ये nothing to ग्रिल speak. करते हैं डिबेट You को। are a फर्जी प्रोफेसर। अच्छा एक मिनट विवेक भाई, विवेक भाई, You फिर are प्रोफेसर educated. कपिल कुमार, किसको बुला फिर रहे हैं? प्रोफेसर कपिल कुमार, सम्मान करना डिबेट चाहिए करने उनका, का उनके तर्क क्या है? उनकी ज्ञान का और उनके इतिहास का। प्रोफेसर साहब बोलिए, सिर्फ आप हैं। इनका माइक बंद कराइए सर, सुनिए जी, दीपक जी सुनिए। सर हो गया, आप बोलिए। इन लोगों के लिए मुझे डॉक्टर साहब के पास वो भी जाना है। अकबर महान है जो 40,000 लोगों का कत्लेआम करता है चित्तौड़गढ़ के अंदर, लेकिन वो महाराणा प्रताप महान नहीं है जो अपनी आजादी के लिए लड़ता है। एक कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, निजामी और हबीब की एडिटेड, उसके अंदर मलिक गाफूर का जिक्र है जब वो सोमनाथ को तोड़ करके गुजरात से आता है। रावल राजा की दोनों रानियों को दिल्ली भेजा जाता है, जिनसे अलाउद्दीन खिलजी उनका धर्म परिवर्तित कर एक को अपने हरम में रखता है, एक को अपने लड़के के हरम में डाल देता है। और प्रोफेसर हबीब ये लिखते हैं कि रानियों को आदर के सहित दिल्ली भेजा गया। ये है इनका, और ये वो मार्क्सवादी है जो कलकत्ता के अंदर ऑर्डर निकालते हैं कि अगर मुसलमानों ने कोई ज्यादती हिंदू मंदिरों के साथ की थी तो उनका इतिहास में जिक्र नहीं किया जाएगा। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के अंदर मैं आपको बताऊं, आज तक ये किसकी बात कर रहे हैं? अलीगढ़ विश्वविद्यालय के अंदर मध्यकालीन भारत का एडवांस सेंटर है। 2002 के अंदर मैंने इंस्पेक्शन किया, मैंने उनसे पूछा कि क्या आसाम का इतिहास नहीं था मध्यकालीन में, क्या दक्षिण का इतिहास नहीं था, क्या गुजरात का ही नहीं था? आपको सिर्फ और रेवेन्यू कलेक्शन का मॉडल अकबर ने किया। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में मेजर कंट्रीब्यूशन अकबर के पास जाओ, कहाँ बैठे हुए हैं? समझ लो कौन सा राजा विस्तारवादी नहीं ठीक है। है। अकबर क्या ठीक है, मैं सीधे जाता हूँ डॉक्टर शास्त्री के पास। डॉक्टर शास्त्री मुझे बताइए, आपसे ज्यादा अनुभवी इस पैनल में राजनीति में कोई नहीं है, क्या सही वक्त नहीं आ गया? और अमित शाह जी ने इसका इशारा भी किया था अपनी एक स्पीच के अंदर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पर आपको नहीं लगता इस इतिहास को बदलने की जरूरत है? डॉक्टर शास्त्री, अब राजाओं को धर्म के हिसाब से प्रोफेसर साहब क्लासिफाई करेंगे। देखिए दीपक जी, जरा शांत हो जाए। जी हाँ, राजाओं दीपक को धर्म के हिसाब जी, से भारत के इतिहास की तो दुर्दशा की गई है।
भारत के इतिहास में का जो बेसिस है, जो बेस है, वो तो मुगल और मुस्लिम जो आक्रांता थे उनके चाटुकारों को आधार बना करके लिखा गया है। हकीकत तो यह है कि भारत के इतिहास में भारत का इतिहास ही नहीं है। वो तो एक काली रात्रि थी 1000 साल की, उसी काली रात्रि की जिक्र है। देखिए, मैं एक फैक्ट के साथ बात करना चाहता हूं। सारे विद्वान लोग बैठे हुए हैं, मैं अपेक्षा करता हूं कि इस पर विचार करें। मैंने लगभग 500 भाषण किए हैं पूरे देश भर में और सभी प्रमुख यूनिवर्सिटियों में भी किया है। मैंने एक प्रश्न उठाया है कि 12वीं सेंचुरी के पहले अगर भारत में अनटचेबिलिटी का, अस्पृश्यता का एक उदाहरण कोई हमको दे दे तो मैं उसके घर में सफाई का काम करूंगा। और न्यूज नेशन पर दीपक चौरसिया के इस शो में आज मैं पुनः वो चैलेंज को करता हूं। लेकिन भारत का 12वीं सदी के बाद का इतिहास देखिए ना, 5 नए वर्ग का उदय हुआ। दलित हुआ, आदिवासी हुआ, मुस्लिम हुआ, ईसाई हुआ और सिख तो 15वीं शताब्दी में हुए। आप सोचिए, भारत की का इतना भयानक ये काली रात्रि रही कि 5 नए चेहरों का उदय हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने एक पुस्तक लिखी, हु वेर शूद्रास। उसके पहले पेज के 3rd पैराग्राफ में लिखा था, मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने लिखा कि वर्तमान भारत के जो दलित हैं ये प्राचीन या वैदिक काल वेदों को कोट करता हूं, जिसमें शूद्रों के रहने के अलग कानून, लागू नहीं, ब्राह्मण के अलग, वैश्य के अलग है। लेना देना नहीं मैं है। वेद को कोट करता हूं, मैं वेद को कोट करता हूं, मेरी बात मैं पूरी होने मनुस्मृति को कोट करता हूं। देखिए, ये ऐसे चिल्ला करके ये सच्चाई दबाते हैं। अब सच्चाई के कान में नहीं है, शीशा डालेंगे। अब देश में सच्चाई सामने आएगा। दास को कोट और देश करता का हूं। इतिहास जो वामपंथियों ने, कांग्रेसियों ने लिखा है, पशु नारी, उसको मुद्दे बैठ कर दिया जाएगा। सच्चाई आएगी देश के सामने, सच्चाई आएगी। मुझको सिखा रहे हो। मैंने डॉक्टर अंबेडकर को कोट किया है। हिंदुस्तान में तुर्क लेके आए थे। ये कोई मामूली बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको वेद कोट ठीक है, मैं सबसे पहले दर्शक आकांक्षा तिवारी के पास चलता हूं। आकांक्षा तिवारी हमारे साथ जुड़ गई और उसके बाद डॉक्टर तारिक फतेह साहब के पास जाऊंगा। आकांक्षा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, हमने जो इतिहास में पढ़ा है वो हाफ ट्रूथ है, क्यों बदला गया इस इतिहास को और क्या लगता है आपको सही समय के साथ सही इतिहास आना चाहिए? बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जो हिंदू धर्म को नीचा दिखाया गया इतिहास में, वो पूरी तरह से एक पक्षीय लेखन किया गया है इतिहास का। देखिए, हमारी सनातन संस्कृति बहुत ही समृद्ध है और जो इतिहास लेखन किया गया है उसमें हमारी संस्कृति को हर तरह से छुपाने का और मिटाने का प्रयास किया गया है। जो मुस्लिम शासक हैं उनको ऐसे दिखाया गया जैसे वो बहुत महान रहे हैं। आप चाहे औरंगजेब की बात करें, शाहजहां की बात करें, औरंगजेब जिसने कि कितने हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया, सोमनाथ टेम्पल को लूट दिया, लेकिन कहीं पे भी इतिहास में एक बार भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि वो एक लुटेरा था या क्रूर शासक था। वहीं इसके विपरीत अगर आप बात करें छत्रपति शिवाजी की, महाराणा प्रताप की, अशोका की, तो इनका महिमा मंडन कहीं पे भी नहीं किया गया है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हिंदुओं की संस्कृति और सभ्यता को पूरी तरह से दबाने की और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की गई। ठीक है, तारिक फतेह साहब, मैं सीधे आपके पास आऊंगा। आकांक्षा ने फतेह की बात कही है, मुझे आप बताइए, क्यों भारत के स्कूली इतिहास में वेद नहीं पढ़ाए गए, भारतीय संस्कृति को नहीं पढ़ाया गया, पुरातन सभ्यता क्या थी ये नहीं पढ़ाया गया? हमको तो अभी मालूम पड़ा है कि भारत के अंदर ही सर्जरी की शुरुआत हुई थी। तारिक फतेह साहब, देखिए, मसला ये कि 1947 के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी वो चाहती थी कि अरे सर, ये इतने शोर में मैं कैसे बात? सर कोई नहीं बोल रहा है, सिर्फ आप बोल रहे हैं। अच्छा, ओके, तो ये जो नॉन अलाइंड मूवमेंट थी, अरब वर्ल्ड था, इसमें नेहरू जी और कांग्रेस की हुकूमत कहती थी कि बर्रे सगीर हिंदुस्तान ये जो है, इसमें इंडिया रिप्रेजेंट्स द मुस्लिम्स ऑफ द एरिया। और उस डिप्लोमेटिक स्टडी में जो पंचशीला के अंदर भी साइन किया, इंडोनेशिया में भी हुआ और नासिर के साथ भी हुआ, सबके साथ हुआ, ये मजबूरी हुई कि वीटो पावर दे दिया गया राइट विंग मुसलमानों को, और कम्युनिस्ट पार्टी इस चक्कर में फंसी रही जो ईरान में उनके साथ हशर हुआ। बाद में हमें पता कि जो माइनॉरिटी एंटी अमेरिकन हो उनके साथ लग जाते थे। तो वही कम्युनिस्ट पार्टी, आपको यहाँ लोगों को नहीं पता, उन्होंने 1946 के इलेक्शन में 20,000 सीपीआई के मेंबर भेजे पंजाब में मुस्लिम लीग के लिए, ताकि पंजाब का बंटवारा हो। तो ये आप समझें कि जो लेफ्ट जिसको चाहिए था यूनिफाइड करना, उसने इंडिया की टुकड़े करने की बात की, क्योंकि अधिकारी रिपोर्ट ये थी कि जितने टुकड़े होंगे
उतने इनकलाब और रेवोल्यूशन आने में आसानी हुई। तो हमको सब पता है अंदर की बात क्या है, और ये अपने आप को मोर लॉयल देन द किंग के नेहरू जी और इंदिरा गांधी मस्जिदों में जा रहे हैं और बात कर रहे हैं ऐसे जैसे कि वो हमसे ज्यादा मुसलमान है, और इसके अंदर वोट बैंक बन गया। यहाँ तक कि आप देखिए कि जो राजीव गांधी का केस है, शाबानो केस है, हर जगह ये टेरराइज होते थे मुस्लिम वोट बैंक से और हथियार डाल देते थे। सबकी बात यही गलत। ये तो यानी कहाँ से मोदी जी आ गए कि उनको सामने अपना गलत क्या बात है। मैं एक और आपको बात बताऊं कि ये इतनी जहालत फैलाई है हिंदुस्तान में। तारिक फतेह जी, पहला हमला है वोट बैंक की पॉलिटिक्स। प्लीज मैं आपके पास आ रहा हूँ, प्रोफेसर कपिल कुमार के पास जाऊंगा, सिर्फ तारिक फतेह साहब और फिर डॉक्टर शास्त्री के पास। सुबह मैं आ रहा हूँ आपके पास, आप अपने समय के लिए मुझे एक कमेंट शास्त्री जी से लेना है। तारिक फतेह साहब कंक्लूड करिए। देखिए मैं करता हूं। सबसे पहला हमला हिंदुस्तान पे किया मोहम्मद बिन कासिम ने। पूरे हिंदुस्तान में ना कम्युनिस्ट पार्टी ना कांग्रेस किसी को पता है कि महाराजा द्रविड़ों पे हमला किया, उसका क्या? अरे What about the Aryan theory of invasion? खामोश नहीं। What about the Aryan theory of invasion? What about the Huns? What about the Jats? पता है आपको इतिहास, या आपका इतिहास मिडिल एजेस में शुरू होता है? आपको इतिहास का ज्ञान नहीं है। Go to ancient India ने लिखा है ancient India की बात करिए ना। और उस आर्टिकल में लिखा है कि आर्यन की अंग्रेजों की एक चाल थी, वो केवल इसलिए ऐसा कर रहे थे वो अपने को जस्टिफाइड कर सके कि भारत में केवल वही बाहरी नहीं है बल्कि प्रोफेसर कपिल कुमार को जोड़ता हूँ। प्रोफेसर साहब आप बताइए कि किस एजेंडे के तहत ये हो रहा था? सरकार क्या चाहती थी? क्या सिर्फ वोट बैंक बनाना ही मकसद था या कोई दबाव भी था? नहीं दीपक जी, देश को लूटने दीपक जी मैं बताता हूँ, था। वामपंथी और कांग्रेसियों ने मिल करके देश को लूटा है। इंदिरा गांधी की सरकार बनाने के लिए कांग्रेसियों को वामपंथियों को खुली छूट दे दी गई थी। ठीक है, मैं प्रोफेसर साहब के पास आऊंगा, लेकिन तारिक फतेह साहब, मैं अयोध्या गया था भूमि पूजन के लिए और मैं भूल गया कि मैं आपके लिए प्रसाद लाया हूं और मैं आपको वर्चुअली खिलाना चाहता हूं, सभी को खिलाना चाहता हूं। इनफैक्ट विवेक भाई आप भी खा लीजिए। मैं तो पहले मैं खाऊंगा, मैं पहले भी नहीं, ये तो मैं लोगों से ये तो धर्म को अफीम समझते हैं, इनका तो यही काला चेहरा है। होने जा रही है। अरे भैया क्यों जल ये वामपंथी जो है वर्चुअली खिला रहा हूं सबको प्रसाद। इनको शर्म आनी ये वही चाहिए, भोग है जो रामलला को लगा था प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और प्रोफेसर साहब आपको भी खिला रहा हूं वर्चुअली। ये देखिए राम तीर्थ क्षेत्र के ये लड्डू हैं, मैं खास तौर से विवेक भाई के लिए लाया था। चाहता हूं जरा सुन लीजिए, इसका क्लोजअप लीजिए प्लीज। मैं उस प्रसाद को प्रणाम करता हूँ। क्या खाएंगे छोड़िए, ये बहुत ही शुभ दिन है, ऐसे प्रसाद आप खिला रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि देश के साथ खिलवाड़ किया गया है। और शास्त्री मैं ये भी बता दूं कि पहला प्रसाद का डब्बा केवल कांग्रेस और वामपंथियों का हाथ रहा है। पहले प्रसाद का डब्बा एक दलित परिवार को गया जिसको पहला घर मिला था आवास योजना में। पहला प्रसाद का डब्बा एक दलित परिवार के घर गया अयोध्या में। ये भी एक हकीकत है। इसके बारे में विवेक श्रीवास्तव क्या कहेंगे? इसका क्लोजअप लीजिए भैया। बनाओ तब मानेंगे। इनका तो घर लूट गया है। ये तो कांग्रेसी और वामपंथी लूट पीट गए हैं। लैंडिंग के दौरान एक एयर इंडिया का विमान रनवे से फिसल गया है जिसमें करीब 180 यात्री सवार थे, इसलिए मैं इस बहस को थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर है, दुबई से आया एयर इंडिया का विमान रनवे पर फिसल गया है। यह हादसा हुआ है केरल के अंदर। ये देखिए लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एयर इंडिया के विमान के फिसलने की। 180 यात्रियों के बारे में इसमें बैठे हुए थे, ये सूचना मिली है केरल के कोझिकोड में। एयर इंडिया का विमान रनवे पर फिसला है, तस्वीरें भी हम आपको कुछ दिखा रहे हैं। 180 यात्री इसमें सवार हैं। दुबई से आ रहा था एयर इंडिया का यह विमान, लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसल गया है एयर इंडिया का विमान। प्रार्थना करते हैं कि किसी भी तरह कोई व्यक्ति हताहत ना हो, यही प्रार्थना करेंगे हम। हमारे सहयोगी यासिर टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। यासिर क्या खबर है? हम यही प्रार्थना करेंगे कि कोई हताहत ना हो। क्या खबर मिल रही है कोझिकोड एयरपोर्ट से?
यासिर, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, क्या खबर मिल रही है केरल कोर्ट से? यासिर, आवाज आ रही है मेरी आपको? मैं फिर दोहरा दूं खबर, कोझिकोड में एयर इंडिया का विमान रनवे पर फिसल गया है। 180 यात्री उसमें सवार हैं। हम यही दुआ करते हैं कि कोई हताहत ना हो। कारण का खुलासा नहीं हुआ है, किस लिए फिसला, मौसम के कारण फिसला या कोई तकनीकी समस्या थी इसके कारण फिसला। 180 यात्री सवार थे। एयर इंडिया का ये विमान दुबई से कोझिकोड आ रहा है। फिर से एक बार यासिर के पास जुड़ने की कोशिश करते हैं, यासिर से अपडेट लेते हैं। मैं आपको बता दूं, ये बड़ी खबर आई है, कोझिकोड, केरल के कोझिकोड में एयर इंडिया का विमान रनवे पर फिसल गया। यासिर जुड़ गए। यासिर, क्या अपडेट वहां से? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो है वहाँ पे इमरजेंसी टीम्स पहुंच गई है, फायर सर्विस भी पहुंच गया है, लेकिन अभी तक कोई खबर ये नहीं मिल पा रही है कि क्या इस हादसे में कोई यात्री घायल हुआ है या किसी की मौत हुई है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है अभी तक साफ दिख रहा है कि फिसल गया है ये एयरक्राफ्ट जब ये लैंड कर रहा था, क्योंकि टेबल टॉप एयरपोर्ट बताया जा रहा है ये है, उस वजह से नीचे खाई की तरफ गया है। और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं अभी उसमें साफ दिख रहा है कि आधा हिस्सा जो है वो टूटा हुआ है, लेकिन आग की तस्वीर कहीं पे मिल नहीं है। राहत की बात है अभी तक, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें अभी तक सामने आई है, डायरेक्टर जो है कैलिकट एयरपोर्ट के, उनका कहना है कि इस टाइम जो है पहली प्रायोरिटी है वहां से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालना। लिहाजा वो डिटेल नहीं दे रहे हैं कि कितने यात्री इसमें थे, लेकिन बताया जा रहा है कि 191 यात्री थे कुल मिलाकर, अगर हम देखें क्रू और पायलट्स की बात करें। ठीक है यासिर, समय समय पर हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। वापस आता हूं डिबेट पर, सीधे प्रोफेसर कपिल कुमार के पास चलता हूं। सिर्फ उनकी आवाज जाए विवेक भाई के पास, प्रोफेसर कपिल कुमार के बाद में जाऊंगा। कपिल कुमार जी, क्यों एजेंडे के तहत इस इतिहास को बदला गया? इसके पीछे राजनीतिक सोच क्या थी? लॉन्ग टर्म गेम प्लान क्या था? आप मुझसे पूछ रहे हैं किसी और से पूछ रहे हैं? आपसे ही पूछ रहा हूं प्रोफेसर साहब। जी दीपक जी, हाँ जी, सुनिए सुनिए दीपक जी, देखिए इन्होंने ये किया कि एक व्यक्ति थे सैयद अहमद खान, जिन्होंने 1857 के क्रांतिकारियों को बदजात और बदमाश बताया, हिंदुओं को ही नहीं मुसलमानों को भी बदजात और बदमाश बताया, और जिन्होंने अंग्रेजों से ये कहा कि एंग्लो मोहम्मदन अलायंस करिए हिंदुओं पे राज करने के लिए। इन मौलाना आजाद साहब ने उनके यहां पे स्टैंप इशू करवाए पूरे के पूरे, और एक पूरी साजिश की तहत एक भी ये नहीं बताएंगे, एक इतिहासकार अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, और ये कि मुगल काल के अंदर दलितों की क्या स्थिति थी। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मुझे एक रिसर्च वर्क दिखा दे हिंदुस्तान के अंदर कि मुगल काल में दलितों की क्या स्थिति थी, जबकि मुगल काल का जो सामंतवाद था वो दलितों की स्थिति के लिए जिम्मेवार है। उसको इन्होंने छुपाया, और छुपा छुपा करके हर चीज के अंदर इन्होंने एक वोट बैंक बनाने के लिए, और ये लेफ्ट का तो हाल ये है जनाब कि ये तो इतने बड़े विस्तारवादी बने हुए हैं आज भी। जो आपने कहा किसी ने कि ये समझते थे कि क्रांति ले आएंगे, जो तारिक फतेह साहब कह रहे थे, इनको ये नहीं मालूम कि पाकिस्तान में ही इनके लेफ्टिस्टों को फांसी की सजा दे दी गई थी। तब नेहरू के पैर पकड़े थे इन्होंने जाके, और नेहरू उन्हें बचा के लाया था सन 47 के बाद में। ठीक है, एक एजेंडा के सीधे विवेक श्रीवास्तव जी को जवाब लेता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, आप सबको विस्तारवादी कहते हैं, क्या चाइना से बड़ा कोई विस्तारवादी है आज के इस जमाने में? बताइए। सुन लीजिए, आप वही तो मैं पूछ रहा हूं कि चाइना से बड़ा विस्तारवादी है और चाइना से बड़ा साहूकार, आप सुनिए, चाइना से बड़ा महाजन दुनिया में कोई है क्या? प्रोफेसर सुन लीजिए जरा, जिसकी ये वकालत करते हैं। थोड़ा ज्ञान ले लीजिए। चुप कर, मुझे तुझे नहीं सुनना, अरे मुझे तुझे नहीं सुनना है, सुनो, मुझे तुझे नहीं सुनना है। मैं लेफ्टिस्टों को लात मार करके लेफ्टिस्टों को छोड़ के आया था। जो तुम कह रहे हो ना लेफ्टिस्ट पकड़ा, लेफ्टिस्टों को लात मार के आया था। तुम्हें कम्युनिस्ट पार्टी से निकाला गया और तुम भागे फिर रहे हो। निकाले नहीं, तुझे लात मार के योग्य नहीं थे कम्युनिस्ट पार्टी में रहने के, तुम्हारी ये प्रॉब्लम है। अरे भागे नहीं फिर रहा हूं मैं, कपिल कुमार हूं, समझे? मैं तुम्हारी तरह किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं गुलाम नहीं हूं चीनियों का, मैं गुलाम नहीं हूं तुम्हारी तरह किसी पार्टी का, मैं कपिल कुमार हूं, समझे? मैं तुम्हारी तरह डॉक्टर विजय सोमकर शास्त्री के पास में। डॉक्टर शास्त्री, मुझे बताइए, मुगल काल में दलितों की हालत, आज तक इस पर काम क्यों नहीं हुआ है? बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, और दलितों की हालत के लिए, इस हालत के लिए जिसके बारे में बार बार बखान करते हैं कांग्रेसी और वामपंथी, क्या मुगल काल जिम्मेदार नहीं था? हिंदू धर्म रेस्पॉन्सिबल है।
इसके लिए सनातन धर्म रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए हिंदू कल्चर में टॉयलेट नहीं था। चौरसिया जी, आज मुस्लिम वर्ग की हालत क्यों खराब है? क्योंकि ये लोग शासन नहीं, लूटपाट कर रहे थे। और भारत में केवल लूटपाट हुआ है, ब्रिटिश हुकूमत में भी लूटपाट हुआ है, भारत में अभी कांग्रेस के समय में भी लूटपाट हो रहा है। अब तो समय बदला है। अब इस देश के नेता नरेंद्र मोदी इस देश का इतिहास बदलने जा रहे हैं। इनको बेचैनी होगी, पर इनकी बेचैनी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत का इतिहास बदलेगा। भारत का इतिहास सही मायने में जो सही इतिहास है वो सामने आएगा। अब इसे कोई नहीं रोक सकता। अब ये कांग्रेस का नहीं, अब ये मोदी जी का राज है। मोदी जी वो ही सच्चाई ले आएंगे जो इस देश की सच्चाई है। इसको कोई नहीं रोक सकता। देखिए, हकीकत तो ये है कि इस देश में जिस तरह से षड्यंत्र रच करके इस देश को बर्बाद करने की कोशिश की गई है चौरसिया जी, वो दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। वो बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। भारत में दलित तो थे ही नहीं। ये जिनको शूद्र कह रहे हैं, हकीकत में ये है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो लिखा है कि भारत के वर्तमान दलित या प्राचीन या वैदिककालीन शूद्र नहीं है। इनका शूद्रों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज जो भी डिबेट होता है वो शूद्रों की बात की जाती है। डॉक्टर अंबेडकर को भुला देने की कोशिश की जाती है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश की सच्चाई को किया। अभी आर्यन थ्योरी की बात हो रही थी। आर्यन थ्योरी पर डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट कहा था, गत शताब्दी का सबसे बड़ा अगर मजाक है तो आर्यन थ्योरी है। और अंग्रेजों ने सिर्फ इसको इसलिए चलाया था कि वो ये सत्यापित कर सके कि केवल वही भारत के विदेशी नहीं है, बल्कि भारत में जो अपर कास्ट के लोग हैं ये भी विदेशी है। ये एक षड्यंत्र था और डॉक्टर अंबेडकर ने इस षड्यंत्र का पर्दाफाश भी किया है। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी जवाब दे दीजिए। डॉक्टर अंबेडकर को कोट कर रहे हैं, आप तो पूछते हैं उनको, जवाब दीजिए इनके बात का। फिर तारीफ फतेह जी, ये डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ते ही नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर को जानते ही नहीं है। सबसे पहली चीज, डॉक्टर अंबेडकर सबसे पहली चीज रामायण में शंभुक के वध का वर्णन है। पढ़ने की जरूरत है। रामायण के समय में शंभुक के वध का वर्णन है और शंभुक को मारा गया क्योंकि वो शूद्र था लेकिन शास्त्र पढ़ता था। दूसरी बात, आर्यन थ्योरी ऑफ रिलीजन है। पढ़े लिखे पढ़ने की कोशिश करो। क्या लिखा है उसके पिता के कहने पर? मैंने कहा डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा तीसरी है बात कि भारत के वर्तमान दलित प्राचीन वेदों के अंदर शूद्र नहीं है। वेदों के अंदर शूद्रों का वर्णन है, डॉक्टर अंबेडकर से बढ़ जाओगे। भगवत गीता में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। डॉक्टर अंबेडकर मनुस्मृति में कहा गया है डॉक्टर कि अगर कोई शूद्र शास्त्र सुनेगा कि तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाला जाएगा। तुलसीदास ने कहा है, ढोर गवार शूद्र पशु नारी, ये है ताड़न के अधिकारी। वर्ण व्यवस्था सनातन धर्म का इन्होंने इस्लाम अपनाया, इन्होंने इस्लाम अपनाया। हमारे हिस्ट्री के अंदर हमको यजुर्वेद नहीं पढ़ाया जाता, अथर्ववेद नहीं पढ़ाया जाता, हमारे वेद क्यों नहीं पढ़ाए जाते? महाभारत और रामायण और गीता हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा क्यों नहीं है? आप समझाइए क्यों? शर्म आती है ऐसे लोगों के। और यही सवाल श्रुति खान से होगा। फिजिक्स मत पढ़ो, केमिस्ट्री मत पढ़ो, इंजीनियरिंग मत पढ़ो, डॉक्टरी मत पढ़ो। दीपक जी, अब जाकर के सब छोड़ दो, विवेक पढ़ लो। और जब तारिक फतेह साहब को ऑडियो में भाई सबके बीच में मत बोलिए, आपको पर्याप्त वक्त दे रहा हूं। तारिक फतेह साहब देखिए, जब आपके सामने ये एविडेंस है कि हिंदुस्तान के अंदर बैठ के लोग हिंदुओं से इतना दुश्मनी करें और इतनी हिकारत से देखें और पर्दा लें वो अपना चीन और रूस के कम्युनिस्ट पार्टियों से, तो ये तो वो लोग हुए जो पढ़े लिखे अनपढ़ मार्क्सिस्ट हैं। इन्होंने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म पढ़ी नहीं है, ये सिर्फ नफरत के काबिल हैं। यही सीपीआई ने ईरान में जब मुल्लाओं की हुकूमत आई तो हिंदुस्तान में कहा कि अलायंस बनाओ उनके साथ। जब 50,000 ईरान के कम्युनिस्ट मर गए तो ये खामोश हो गया, अपनी बिरयानी और नहारी खाने चले गए। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि इंडिया के अंदर ये सो कॉल्ड एजुकेटेड एंटी हिंदू सेंटिमेंट जो है, इसमें अपनी मॉडर्निटी शो करते हैं कि भाई हम इतने इनलाइटेंड हैं कि हम अपनी माँ बाप और उनको गाली देते हैं। तो बस
मेरे पास तो एक टेस्ट है, जो ज्यादा दलित से बात करता है अपनी बेटी की शादी करा दे दलित से, उस दिन मैं मान लूंगा। ये तो अब तो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी बड़े बड़े टीके लगे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं और सारे के सारे मिलियनेयर हैं। मैं एंड में एक ही बात पे आता हूँ, जिस हिंदुस्तान में पहले हमला करने वाले की कोई जिक्र ना हो, जो ये ना बता सके कि हिंदुस्तान में दुनिया की पहली मस्जिद बनी, उस पर कोई बात नहीं करेगा। ये नहीं कि इमाम हुसैन की औलादों को राजा दाहिर ने पनाह दी, वो नाम नहीं पता है। ये वो लोग हैं जिनके सिंध, दक्षिणा, मुंजुदारो को नफरत से फेंका कि हम चलेंगे स्टालिनग्राड। भैया चले जाओ, या सोमालिया चले जाओ, कहीं चले जाओ, तुमको माफ कर दो। 1000 साल से लोग तंग कर रहे हैं और तुम आज बैठ के हिंदुस्तान के अंदर हिंदू गालियां दे रहे। ये इसका इलाज ऐसे थोड़ी होगा। ये कल्चरल इनका जो है इनके साथ करना पड़ेगा। इनके दिमाग क्या जाए और इन खुद अपनी माओ और अपने शर्मिंदगी ना हो। ये सब ये क्या हो गया, और इनको मुझे आज देखिए और समझते हैं कि सब फर्स्ट क्लास था और राजा महाराजा घूमते थे, लड़कियां नाचती थी, बस दैट इज देयर आइडिया ऑफ इंडिया। और तो ये समझते हैं कि एक डाउन कास्ट बैकवर्ड हो गए, तो इन्होंने वेस्टर्न में पढ़ा है कि क्या होता। ठीक है सुबह, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मेरा वही सवाल, जो गीता महाभारत ये हमारे इतिहास का, हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, क्यों रामायण नहीं पढ़ाई जाती, क्यों महाभारत नहीं पढ़ाई जाती, क्यों वो चिकित्सा शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता है जो हमारे पुराणों की देन है, क्यों? जानना चाहता हूं सुबह आपसे। फिर विवेक श्रीवास्तव के पास जाऊंगा, प्रोफेसर संगीत रागी भी जुड़ गए हैं, प्रोफेसर गंगा साहेब भी जुड़ेंगे और थोड़ी देर में मेरे एक दर्शक जुड़ जाएंगे जिनका नाम है मीनाक्षी जी। सुबह दीपक जी, ये सारी चीज़ें हमें एक एजेंडा के तहत नहीं पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि इन्हें हमारे भारत को और हमारी भारतीय संस्कृति को ना ही सिर्फ तोड़ना है बल्कि ख़त्म कर देना है पूरी तरह से। चाहे वो जिहादी हो, चाहे वो वामपंथी हो, दोनों एक दूसरे के तो दुश्मन हैं, लेकिन भारत के सामने जब लड़ना हो तो दोनों दोस्त बन जाते हैं। विवेक जी ने एक सवाल पूछा कि सुबुई खान को कौन डरा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बोलना चाह रही हूँ कि सुबुई खान को तो आप सब लोग मिलकर भी नहीं डरा सकते, क्योंकि सुबुई खान ने हमारे वेदांत की अहम ब्रह्मास्मि के फलसफे को आत्मसात कर लिया है। जब वो ब्रह्म मेरे अंदर बैठा है तो आप विधर्मी मानसिकताएं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक मैं आपको बात बताना चाहती हूँ, हम यहाँ पे किसी एजेंडा की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जिन मुगलों ने अच्छे काम किए आप उनको ग्लोरीफाई करेंगे। आप औरंगजेब और दाराशिकों में औरंगजेब को ग्लोरीफाई करेंगे। हमारे जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर को विध्वंस करने वाले औरंगजेब को आप ग्लोरीफाई करते हैं और दाराशिकों को आप ग्लोरीफाई नहीं करते। दाराशिकों को औरंगजेब ने भी मारा और आप लोग दाराशिकों की मानसिकता वाले हर मुसलमान को आज की तारीख में मारते हैं। इससे आपका एजेंडा पता चलता है। हम लोग तो ये कहते हैं हमारी संस्कृति में सबसे बड़ा विलेन रावण, हिंदू मुस्लिम तो छोड़िए ब्राह्मण था। हम कास्ट सिस्टम की भी बात नहीं करते। हमारी संस्कृति में कोई अपने बच्चों के नाम रावण, कंस नहीं रखता है, होलिका, शूर्पणखा नहीं रखता है, लेकिन ये लोग औरंगजेब रखेंगे, तैमूर रखेंगे, कासिम रखेंगे। तो साफ पता चल रहा है कि इनका एजेंडा है कि जो भी भारत के फेवर में चीज हो उसके खिलाफ बोलो। इन लोगों ने युवाओं को डरा रखा है। मुसलमान युवाओं को संगीत से दूर रखेंगे, भारतीय संस्कृति से दूर रखेंगे, कला से दूर रखेंगे, इस्लाम के खिलाफ है, हराम है। हिंदू युवाओं को इतिहास, संस्कृति, शास्त्र से दूर रखेंगे, बोलेंगे कि ये तो सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। ये इनका एजेंडा है युवाओं को देश से दूर रखने का। हिंदुओं का अपना कंट्रीब्यूशन है, युवा जा चुका है। ये लोग हिंदुस्तान प्रगति करेगा। कम्युनिस्टों का क्या है? विवेक श्रीवास्तव जी की बात को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ प्रोफेसर गंगा साहेब भी जुड़ गए। प्रोफेसर गंगा साहेब, क्यों रखा जाता है बाबर लेन, बाबर रोड, औरंगजेब रोड? वो औरंगजेब जिसने काशी विश्वनाथ को नेस्तनाबूद किया एक तरीके से। मुझे इस बहस में शामिल होकर बहुत अजीब लग रहा है कि मैं सोच रहा था कि हम शिक्षा नीति पे बात करेंगे, लेकिन आप देश की
जो सामाजिकता है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भारत की विशेषता क्या है? आप पूरी दुनिया में जाइए, लोगों से पूछिए कि भारत को आप किस रूप में याद करते हैं, भारत की विशेषता क्या है, तो लोग कहेंगे कि भारत एक इंद्रधनुषी देश है। यहाँ पर अलग अलग धर्मों, अलग अलग संस्कृतियों के लोग रहते हैं, हिलमिल करके रहते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस पैनल के लोगों को, आप सब लोगों को क्या ये इंद्रधनुषीपन, ये खूबसूरती अच्छी नहीं लगती? आप सिर्फ एक धर्म का देश बनाना चाहते हैं ऐसे? आप कोई नहीं बनाना चाहता। देयर कैन बी नो हिंदुस्तान विदाउट मुसलमान। लेकिन मुझे बताइए, औरंगजेब को क्यों ग्लोरीफाई किया जाता है? बताइए मुझे, क्यों ग्लोरीफाई किया जाता है औरंगजेब को? क्यों औरंगजेब रोड रखा जाता है? क्यों शाहजहां रोड रखा जाता है? क्यों ऊपर पढ़ाया जाता है? कौन ग्लोरीफाई कर रहा है? आप जो ग्लोरीफाई कर रहा है उससे सवाल पूछिए। जो ग्लोरीफाई कर रहा है उससे सवाल पूछिए। आप ये सवाल आपने क्या बोला है अभी? दीपक जी, औरंगजेब को ये लोग वली मानते हैं, जो बात कह रहे हैं, दारा शिकोह को ये नाम भी लेना पसंद नहीं करते हैं। आप कैसा देश बनाना चाहते हैं? यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर को गलत ढंग से कोट किया जा रहा है। यहाँ पे इतिहास से गलत उदाहरण दिए जा रहे हैं। लोग अपने नाम के साथ प्रोफेसर और डॉक्टर जोड़ ले रहे हैं, लेकिन इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। अरे भाई, अंबेडकर को आपने क्या पढ़ाया? अंबेडकर को दर्शक जुड़ गई है, बहस को आगे ले जाऊंगा, सीधे डॉक्टर प्रोफेसर संगीत रागी के पास चलूंगा। मीनाक्षी जी, आपको क्या जो इतिहास पढ़ाया गया उसमें लगता है कि वाकई आपत्तिजनक है? से क्या बोला आपने? सुना नहीं। हेलो जी बताइए, बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। फिर से हाँ बोलिए, क्या बोला? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, आपको लगता है क्या आपको भी गलत इतिहास पढ़ाया गया, जिसमें एक धर्म का महिमा मंडन किया गया और दूसरे को छुपाया गया, मुगलों का महिमा मंडन किया गया? नहीं, ऐसा है ना, मुझे तो ये लगता है कि जो सरकार कर रही है, अब जो जिन्होंने भारत देश के लिए कुछ नहीं किया, उनको नया इतिहास में आगे लिखा जाना चाहिए। ठीक है मीनाक्षी जी, मैं सीधे आपकी राय ले चलता हूँ यहाँ पर प्रोफेसर संगीत रागी के पास, उसके बाद कपिल कुमार जी के पास आऊंगा। गंगा साहा जी ने कई सवाल उठाए प्रोफेसर रागी, आपने सुने होंगे। पढ़िए। क्या मेरा ऑब्जेक्शन वैलिड नहीं है कि आपने एक तरीके के इतिहास को भारतीय बच्चों के मन में थोपा है? मैं तो ये कह रहा हूँ दीपक जी आपसे कि आप ऐसा करिए, सिर्फ वेदों को पढ़िए। आप जर्नलिज्म क्यों पढ़ते हैं? किसी को डॉक्टर नहीं चाहिए, हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मत पढ़ाइए। आप प्रोफेसर साहब आ रहा हूँ आपके पास, एक मिनट, तारिक साहब भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर संगीत रागी जी, मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगा। देखिए, उसमें पश्चिम बंगाल की जब वामपंथी सरकार थी तो उस समय बहुत खूबसूरती से कहा गया था कि इतिहास का वो लेखन आप मत बच्चों को पढ़ाइए जिसमें ये कहा गया हो या वो हो, बेशक वो सच्चाई हो, जिसमें भारत के मध्यकालीन में जो और जो मुगल काल है उसमें मंदिर तोड़े गए हो, धर्म परिवर्तन किया गया हो या हत्याएं की गई। यही एनसीईआरटी के लिए भी मैंडेट था और ये सरकारी दस्तावेज का हिस्सा है। मेरे कहने से नहीं होता है, किसी और के कहने से। ध्यान रखिए, इस देश का इतिहास लेखन पर दो स्कूल बहुत बड़े तौर पे गहरा प्रभाव डालते हैं। एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट है और दूसरा जो है वो जेएनयू। यदि आप देखिएगा कि भारत के इतिहास लेखन में औपनिवेशिक इतिहास लेखन, वामपंथी इतिहास लेखन और इस्लामिक इतिहास लेखन, तीनों इतिहास लेखन में इस भारत के प्राचीन इतिहास से नाता काटा है। लेखन नहीं है और भारत का जो भी सर्वोत्तम है उसको घृणा के तौर पर प्रस्तुत किया है। भारत में कुछ भी अच्छा हो, कितनी रेसेस आई हैं हिंदुस्तान में, उन पे तो बोल दो। कभी नहीं किया है। इसे सिर्फ मुसलमानों से इतिहास क्यों शुरू करते हो? एल बैसम आकर के लिखता है, ये सेलेक्टिवनेस किस लिए? इंडिया वॉर
ये भारत का इतिहास नहीं कर, लिखने वाले करते हैं। रह जा करके ये सिलेक्टिव इतिहास एंटी मुस्लिम मत बनाइए। ठीक है, शोएब जमाई के पास मैं जाऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले तारिक फतेह साहब के पास जाऊंगा। तारिक फतेह साहब, आपने हमेशा कहा है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद का ये ब्रेन चाइल्ड था कि इतिहास को इस पर्सपेक्टिव में पढ़ाया जाए। मौलाना आजाद ने ऐसा क्यों किया? अबुल कलाम आजाद, नूरुल हसन ने आगे बढ़ाया मौलाना उसको। आजाद नूरुल हसन ने सत्यानाश किया सबसे ज्यादा। सर ये बीच में क्यों बोलते हैं? सर कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ आपका ऑडियो जाएगा। अच्छा, फिर प्रोफेसर मौलाना कपूर कुमार। आजाद हाँ मक्का में पैदा हुए थे। सऊदी सोच उनके अंदर थी, पैन इस्लामिज्म उनमें डूब के बैठा हुआ था। उनकी और मोहम्मद अली जिन्ना की फर्क ये था कि हिंदुस्तान के हिंदुओं को पे राज कैसे किया जाए, पाकिस्तान बना के फिर हिंदुस्तान पे हमला किया जाए या यहीं रह के हिंदुस्तान की मौलाना अबुल सोच कलाम बदली आजाद जाए। डिसाइडेड टू स्टे इन यूनिफाइड इंडिया एंड डिड नॉट गो टू पाकिस्तान। अरे छोड़ें तारिक फतेह, आप इलाज कराइए दिमाग का अपने। अरे भाई आप मालूम तो है नहीं पता, आप हेट्रेड प्रीच करने आ जाते हैं। मैं हिंदू मुसलमान के प्रेम की बात कर रहा हूँ, एकता की बात करता हूँ, मानवता की बात करता हूँ। आप नफरत की बात करते हैं। क्या बात करेंगे आप? अरे भाई जाओ सोमालिया कहीं और जाके बैठो। अरे कोई किसी समुदाय का हो। थोड़ा आज 2020 में तारिक फतेह प्रोफेसर साहब आपके पास भी आऊंगा। तारिक फतेह साहब, विवेक श्रोतो जी प्लीज, तारिक फतेह साहब आप अपनी बात आगे बढ़ाएं। कैसा देश बनाना चाहते हैं आप? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सवाल उठा रहे हैं आप कि वो मुसलमान समुदाय में पैदा हुए, वो कांग्रेस के समय में शिक्षा मंत्री थे, सिर्फ इसलिए सवाल उठा रहे हैं आप? अरे मौलाना आजाद तो बता रहे फतेह साहब की नॉलेज ठीक नहीं है, ये हेट्रेड का एजेंडा लेकर के आ रहे मक्का हैं। में पैदा हुए। अरे तारिक मक्का में फतेह पैदा साहब, इस हुए। देश में 70 साल से हिंदू मुसलमान एकता के साथ रहा है और आगे भी रहेगा। तारिक फतेह साहब आप कंट्रोल करिए, मत सुनिए, सिर्फ तारिक फतेह साहब की आवाज एक मिनट के लिए अगले। बेशरम, बिल्कुल आपने भगोड़े किस्म के पूरे हिंदुस्तान पंजाब सिंध को भाग के आके बैठ गए। जहाँ पे आप दम होता तो लड़ते गफ्फार खान की तरह। आप जाके जिसको माल काटना था बैठ के कांग्रेस में लूटने लग गए। क्यों छोड़ा आपने बाचा खान को? क्यों छोड़ा आपने सिंध को? राम के बेटे लव और केश और लाहौर छोड़ के आ गए और अब भी बैठे हुए कि पाकिस्तान अमन की आशा कुछ सीमेंट सस्ता मिल जाए। छोड़िए बातें, ये सब ये नहीं चलेगा। अब अगस्त 5, 2020 यौम आजादी है, खत्म हुई बात। और ये मौलाना जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनकी तकरीर सुनिए 1924 में कलकत्ता में। उन्होंने क्या कहा, हिंदू कौन है और मुसलमान कौन है, पता चल जाएगा आपको। ये ट्रेडमार्क बना दिया आपने कि हमारा अबुल कलाम आजाद बड़े अच्छे थे। ठीक है तारिक फतेह साहब, यही सवाल शोएब जमाई से। शोएब जमाई, क्यों किया मौलाना साहब ने ऐसा? आपके जैसा एजेंडा तो 1947 में भी था, देश को बांटने वाला। मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है कि देश में कभी किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ लोग 2020 में ऐसे पैदा होकर के छुछमुख की तरह आ जाएंगे जो मौलाना आजाद की इंटीग्रिटी पे सवाल उठाएंगे। मैं माजरत चाहूंगा, मैंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन बात यह है दीपक चौरसिया जी, मुझे आप 1 मिनट खाली अनइंटरप्टेड दे दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। दिए बस 1 मिनट, टाइमर लगा दीजिए। जी, मौलाना आजाद ने जब IIT और एम्स की बुनियाद जब रखी थी शिक्षा मंत्री होते हुए, तो कभी उन्होंने नहीं सोचा था कि कोई सिर्फ मुसलमान बच्चा पढ़ेगा, बल्कि आज भी IIT और एम्स तो उसका नाम क्या रखा? जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नाम क्या रखा उसका? इंस्टीट्यूट ऑफ, अरे भाई आप शांत रहो, जाहिल आदमियों से मैं बात नहीं करता। ये शब्द नहीं, शोएब जमाई प्लीज। थोड़े जाओ कहीं मस्जिद में बैठो जाके। ये कहाँ गए? पाकिस्तान, ये जाओ, ये मस्जिद नहीं है। कराइए, ये पाकिस्तान वालों का डिबेट बकरी नहीं की है। कुर्बानी पाकिस्तान के चैनल में जाके बैठो, पाकिस्तान के चैनल में जाके बैठो। अरे हम सम्मान से बुलाते हैं हिंदुस्तान के चैनल में, हम सम्मान से बुलाते हैं तारिक फतेह साहब को एज एन इंटेलेक्चुअल। इंडिया के चैनल में हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई, मैं पाकिस्तानियों का सम्मान नहीं कर सकता, मैं हिंदुस्तानी हूँ, घर से कहता हूँ। तो आप मत बोले, चैनल में आप जाएं पाकिस्तान। मेरा टाइम है ना, सम्मान कर सकता है, तू अपना नहीं कर सकता। मेरा टाइम है ना, मुझे ISI का एजेंट है तू। आप बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, बोलो। ISI का एजेंट है तू, बोलो, नारे लगाओ पाकिस्तान जिंदाबाद।
दीपक जी, मेरा वक्त है, मुझे बोलने दीजिए, वरना इस पाकिस्तानी एजेंट से मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगा। इनको बोलिए शांत रहे, वरना मुंह में टेप बांध के रहे। अरे तुम आईएसआई के एजेंट बैठे हुए शोएब, कत्ल कर देंगे आप। एजेंट कहां से पकड़ रहे हो तुम आईएसआई आ गए औकात पे, आ गए औकात पे, दंगा करने अंग्रेजों की मुखबरी करने वाले हमें समझा रहे हो? चाकू मारोगे क्या? मुखबर से तुम्हारे बाप ठीक है, का एक ब्रेक के बाद अरे आऊंगा। कंपनी- सुबी खान वर्सेस शोएब जमाई आमने सामने बहुत जरूरी है, और प्रोफेसर कपिल कुमार वर्सेस गंगा साय।